चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि आपके एचपी टैट मैथमेटिक्स के हम यहाँ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 से लेके हम सारे सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से हमने 2012, 2018, 2019 और 2020 के कर रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं अगर आपको जरूरत होगी तो। आज हम करने जा रहे हैं एचपी टैट 2013 का। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होगी, यहाँ पे आपको पता है सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप, जहाँ पे स्पेशली वो एचपी टैट के लिए ही बनाया गया है। कोई क्वेरी से रिलेटेड जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, you have to find total number of subsets in 2, 3, 4। एक चीज और दी हुई साथ में, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है, जितने भी हमारे सबसेट्स होते हैं उनमें एक 5 भी होता है। 5 ही इसका सबसेट है। 5 मतलब कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी इसका सबसेट होगा वो। ठीक है, तो हमें चाहिए नॉन एम्प्टी, तो एक तो ये माइनस होगा। ठीक है, इसके अलावा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2n करके। ठीक है, तो यहाँ पे n कितने हैं, यानी 1 2 3 4 है। 2 विच इज इक्वल टू 16 है ना। और हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 1। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ ही लगा लीजिए, या पहले आप सबसेट निकाल लीजिए 2n करके, फिर उसमें से एक माइनस कर लीजिए, क्योंकि हमें स्पेशल मेंशन किया है कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 15। क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627। एक नंबर है, अगर हम उसको 627 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लीव्स अ रिमाइंडर 43 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम सेम नंबर को 19 से डिवाइड करें तब हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा। बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19 द रिमाइंडर विल बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम कर लेते हैं जो नंबर है जिसको हमने डिवाइड करना है 627 से, उसको हमने x कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने यूक्लिड लेमा पढ़ा होगा तो वहां से ये इजी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है विच इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, यही होता है ना। अगर 5 यहाँ ले, हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे 1, यानी कि हमारा ये जो डिविडेंड है जिसको हमने 5 माना है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू हमारे डिवीजर विच इज 2। हमारा क्वेश्चन कितना आया, वो भी 2 आया, और प्लस 1। यही चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दी। तो यहाँ पे हमने x माना हुआ है वो नंबर, तो x इज इक्वल टू डिवीजर कितना हो गया हमारा 627 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर हमारे पास आ गया 43। अगर हम यूक्लिड लेमा का यूज करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि हमारा एक डिविडेंड होता है, उसको अगर इस चीज से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास ये बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो ये चीज होती है, हमारा डिवीजर होता है, फिर हम इसको भी डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना है 19। अगर हम इन क्वेश्चन में आपने ज्यादातर क्या करना है, जैसे जो सेकंड टर्म हमसे पूछी गई होगी कि इसको इस नंबर से डिवाइड करें तो क्या हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, तो हमने उसी नंबर से इसको देखना है कि क्या ये डिवाइड कर पाता है। यस, 19 से 627 जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 19 इंटू 33 प्लस 43। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 19 हमने मेन क्वोशंट हमारा डिवीजर बन गया। ठीक है, अब 43 को भी हम 19 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए। वो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वही आता है जब हम उस चीज से उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे 19 है, 19 से अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे 43 आ रहा है, मान लो 19 से आप किसी नंबर 627 को ही कर रहे हो, तो आपका सॉल्व करके यहाँ पे रिमाइंडर 43 आया, तो 43 को भी तो आप डिवाइड कर सकते हैं ना 19 से। तो वैसे यहाँ पे भी हम इसको भी ओपन करके लिख लेंगे, तो हम क्या करेंगे 19 इंटू 2 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं हम 43 को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 19 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 33 प्लस 19 2। ठीक है, प्लस 5, 19 कॉमन आ गया। अब अगर हम इसको दोबारा देखें तो ये आ गया आपका डिविडेंड, 19 आ गया आपका डिवीजर, वो जो हमें चाहिए था कि हमें 19 से डिवाइड करके चेक करना था ना। ये आपकी कोई टर्म आ गई, बीच में इंटीजर आ गया। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो सिंपल सी बात है, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 5।
ठीक है, दिस इज वन इंटीजर। तो वी हैव व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर इज 5। सिंपल है, आपने एक बार फिर रिपीट कर दूं तो x की जब कोई भी ऐसी इस टाइप फॉर्म में दिया हो कि इससे कोई नंबर को हम इस कोई डिवीजर है उससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आ रहा है, दूसरे से कितना आएगा, तो हमें देखना है कि जो हमारा जो इन्होंने डिवीजर दे रखा है क्या वो जो 19 है या जो भी आपके पास नेक्स्ट दूसरा नंबर दिया होगा उससे डिवाइड होता है, उसकी फॉर्म में इसको आपने ओपन करते जाना है तो आपके पास एंड में रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following fraction is the greatest? 16/21, 16/19, 11/19, 11/17। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम देखो इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे सबका, क्योंकि अगर हम एलसीएम निकालने बैठेंगे तो हमारे लिए इश्यूज हो जाएंगे, तभी हम देखेंगे। अब एक तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, इनमें भी इनका न्यूमरेटर जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप सिंपल सी अगर हम जनरल सी बात करें तो यहाँ पे 1/2 हो 1/3 हो तो कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे हमारा 16/19 बड़ा है इन दोनों में से, और इन दोनों में से 11/17, तो ये दोनों तो पहले ही नेग्लेक्ट हो, अब इनको भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बच रहे हैं 16/19, 11/17। अगर हम इनको थोड़ा सा डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 0.84, ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.65, कौन सा बड़ा हुआ, 0.85 बड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/19। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपने बेसिकली, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम नहीं होते तो हमने सभी को डिवाइड करके देख लेना था, अप्रोक्सीमेट सा आंसर आपको आइडिया लग जाता है कि क्या आएगा। यहाँ पे 0.76 आता, 16/19 का आपको बता दिया मैंने 0.84 आया, ठीक है। 11/19 को जब आप 19 से इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट सा आंसर आपके पास आ जाएगा 0.58, 11/17 0.65, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल आ गया कि ये आपका न्यूमरेट, आपने एलसीएम निकालने नहीं लगना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 0.05 इज बट परसेंटेज ऑफ 20। ये जो नंबर है वो कितनी परसेंटेज है 20 की, यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई x% है 20 की, वो है 0.05 के बराबर, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x/100 पहले इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 5/100, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इससे कट, यहाँ पे आ गया आपका पास 5 उस साइड जाके 25/100 विच इज इक्वल टू 0.25, ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू। कितना इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2। दो नंबर्स हैं उनकी जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 115, ये इनका डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो नंबर्स की बात की गई है तो हमें उनको अज्यूम करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर हैं। तो हम मान लेते हैं x/y विच इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम उनको डायरेक्ट कंपेयर करें तो x की वैल्यू हम 3 नहीं लिख सकते, ना ही y की वैल्यू आप 8 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आई हुई है, हो सकता है किसी किसी इंटीजर k से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, फॉर एग्जाम्पल 4/5 है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे 8/10 हो या फिर 12/15 हो, आंसर तो वही आ रहा है ना, 4/5, 4/5, आंसर तो वही चीज आ रही है, यस। सो यहाँ पे किसी k से मल्टीप्लाई होगा, पहली बात तो ये होगी, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू हमने k की फॉर्म में ले ली, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ऑब्वियसली हम जो छोटी है उसको बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वो हमारे पास दिया हुआ है 115। तो यहाँ से हम डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5k इज इक्वल टू 115 एंड k इज इक्वल टू 23। जब k की वैल्यू आ गई तो हमसे पूछा है कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे एक नंबर x 3k है, दूसरा नंबर 8k है, तो ऑब्वियसली 8k वाला बड़ा होगा ना, तो y 8 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 184। तो ये आपका ऑप्शन में अवेलेबल है, आपका आंसर हो जाएगा 184। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
At but rate percent per annum, a sum of 1800 will become 2700 in 10 years. ठीक है, तो आपके पास जो है पहले जो सम दिया हुआ है वो है 1800, ठीक है, बाद में वो बन रहा है 2700 10 सालों में। टाइम दिया हुआ कितने साल है, आपको ये जांचना है, दर निकालनी कितनी परसेंट रेट लगेगा उसका कि वो 10 सालों में इतना अमाउंट बन जाए। ठीक है, तो अगर आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, SI अगर हम निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं तो हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे यहाँ से रेट। ठीक है, अमाउंट आपके पास दिए रखा है 2700, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SI विच इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल है हमारे पास 1800 इंटू रेट को हम x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास आ गया 180x ऐसा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं, यहाँ पे आ गया 2700 विच इज इक्वल टू 1800 प्लस 180x। ठीक है, इसको अब माइनस वगैरह तो आपको सॉल्यूशन निकालने आते होंगे, 009 विच इज इक्वल टू 180x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 900 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल टू 5%। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द रिमाइंडर व्हेन, अब यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिमाइंडर व्हेन 4a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 2a माइनस 1। आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब ये टर्म जो है आपकी वो 2a माइनस 1 से डिवाइड होती है। तो सिंपल सी बात है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको ये सारी चीजें इस फॉर्म में लिखनी है, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं हम -3, यहाँ पे आपका डिवीजर। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, या फिर सिंपल वे ये होता है कि यहाँ पे 2a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल गई, सिंपल यहाँ पे पुट करो बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जब आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हो तो क्या होगा, इसको हम p मान लेते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल pa है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर ली, तो यहाँ पे हम सभी a की जगह 1/2 पुट कर लेंगे, 1/2 यानी कि यहाँ पे आ गया 1/8 माइनस 12 1/4 प्लस 40 इंटू 1/2 माइनस 3/2, तो आपका आंसर आ गया 3/2। तो या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 3, और यहाँ पे है 2a माइनस 1, तो इसको डिवाइड करके हमें रिमाइंडर ही चाहिए ना, नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो जो दूसरा वाला मेथड था वो काफ़ी इजी था, आप चाहें तो उसको प्रेफर करें, फिर भी मैं आपको इसको भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें 4a क्यूब बनाने के लिए पहले 2a को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर से, 4a क्यूब जब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो तो आगे वाली टर्म भी करेगी, माइनस 2a स्क्वायर, फिर हम डिवाइड में जैसे करते हैं नॉर्मल साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, ये कट हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया -10a स्क्वायर प्लस 14a, नेक्स्ट टर्म नीचे आ गई। अब हमें -10a स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे -5a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा -10a स्क्वायर माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे माइनस, ये इससे कट हो जाएगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा 9a माइनस 3। अब हमें यहाँ 9a बनाने के लिए यहाँ पे 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, a तो था लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9/2 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 9a माइनस 9/2, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस कट, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -3 प्लस 9/2, एलसीएम लेंगे -6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो आप चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू व्हाट, टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि हमें बोला है कि एक रेशियो दी हुई है। ठीक है, सो रेशियो किसकी है, एक स्क्वायर है,
और दूसरा जो है, दूसरा भी स्क्वायर है, लेकिन वो बना किसके ऊपर है, वो बना है इसके, इस फर्स्ट स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर। तो ये वाली एक नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर, ये वाला, ये इसका डायगोनल हो गया। एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनके बीच की हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक साइड की इसकी ए ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर हम ये वाला डायगोनल यानी कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होती है ना, तो ऑब्वियसली स्क्वायर की सभी साइड जो होती हैं वो इक्वल होते हैं और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, वो 90 डिग्री के। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओनली एबीसी की बात कर रही हूँ मैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज हो जाएगा ना। तो ए आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया एबी एंड बेस हो गया आपका बीसी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो हाइपोटेन्यूज है एसी स्क्वायर, दैट इज एसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2a स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2a। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपका था एरिया जो स्क्वायर था उसका ए स्क्वायर आ गया। अब सेकंड का निकाल लेते हैं, उसकी साइड तो हमारे पास आ गई, एरिया ऑफ ए सी ई एफ। ठीक है, ए सी एफ ही, इसका कैसे निकालेंगे, एक साइड हमारे पास कितनी आई √2a आ गई, तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा √2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया, फर्स्ट का ही आ गया, सेकंड का आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल स्क्वायर का रेशियो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू, बट द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, तो इसके डायगोनल के ऊपर जो स्क्वायर हुआ है उसका एरिया कितना आया हमारे पास 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, हमारे पास आ गया 1/2। तो हम लिख सकते हैं 1:2। क्लियर। क्वेश्चन है अ कॉपर स्फीयर, एक स्फीयर है, स्फीयर के बारे में आपको पता है कि वो अंदर से होलो नहीं होता, ये फुल होता है। ठीक है, एक सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है कॉपर का, उसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर, और साथ में बोला है कि उसको बीटन किया गया, यानी कि उसको पीटा गया। A copper sphere of radius 3 cm is beaten and drawn into a wire of diameter, एक वायर में उसको बना दिया गया ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है द लेंथ ऑफ द वायर इज। अब एक नॉर्मल जो आपका स्फेयर हुआ है, यानी कि बॉल ले लो आप एक, ठीक है, पूरी फिल होनी चाहिए, अंदर से फिल होती है। तो अगर पूरी बॉल है या यहाँ पे कॉपर की स्फेयर है, तो उसको जब हम विट या मारेंगे या पीटेंगे, उसको बिल्कुल वायर बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम काउंट होगा, है ना, जिसमें अंदर वॉल्यूम भरा हुआ होगा। अगर हमारे पास सिंपल सर्कल बोला होता कि सर्कल को जो है वो उसकी जो तोड़ के काट के जो है वो एक वायर बना दी, तो हम नॉर्मल उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास बात की गई है एक स्फेयर की, तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम भी काउंट होगी, तभी तो वो किसी एक थोड़ी थीन या थिक वायर में काउंट होगा। ठीक है, और उस वायर का भी डायमीटर होगा कुछ ना कुछ, तभी वो 0.2 सेंटीमीटर बना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम निकाल लेंगे स्फेयर की, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वो हमारे पास कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विच इज इक्वल टू 4π/3 πr³ विच इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है 20, आर 3 है ना, 3 का क्यूब 27 विच इज इक्वल टू से कट हो गया 9 विच इज इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको ये जो आपकी वायर बनी, ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। अगर हम इसको छोटा सा पार्ट देखें तो इसकी भी डायमीटर है इस वायर की, है ना, तो इसका डायमीटर है, यानी कि हम यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर अगर हमारे पास दिया होता है तो हम रेडियस निकालते हैं विच इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ चुका है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी अगर आप एक ही चीज को उसकी नई चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा ना।
तो वॉल्यूम तो सेम है, 36 पाई है। यहाँ से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं या लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है और हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, या फिर हम बात करें तो लेंथ बाय की निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम होती क्या है सिलेंडर की, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 36 पाई। पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 0.1 और 0.01 आ जाएगा, इसका आंसर आर स्क्वायर करेंगे, एच विच इज इक्वल टू 36 पाई, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट हो गया, एच की वैल्यू एच इज इक्वल टू 36 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर। और जो ऑप्शन है आपके वो मीटर्स में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मीटर लंबी वायर बनेगी आपके 3 सेंटीमीटर के कॉपर स्फीयर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स की बात की गई है ट्राइंगल, वो सारे इक्वल है, ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें पूछा है कि देन द ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, ऑप्शंस हैं, इक्विलेटरल होगी, आइसोसेलेस होगी, स्केलन होगी, या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको 1 नंबर का आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, एबीसीडी कोई रोम्बस दी हुई है और आपसे ऑप्शन है डायरेक्ट ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4ab स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन है ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ab स्क्वेयर। और लास्ट ऑप्शन है 2ac स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 3ab स्क्वेयर। इनमें क्या रिलेशन होगा, तो है तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, एबीसीडी रोम्बस है और कुछ इसके बाद हमें नहीं पता है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी रोम्बस बन रही है, ठीक है। नाम इसको दे लेते हैं हम ए बी सी एंड यहाँ पे डी, और इसके हम डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके डायगोनल हो गए। अब आपको पता है कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो इसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो आपका डीओ होगा वो ओबी के बराबर होगा और जो आपका एओ होगा वो आपका ओसी के बराबर होगा, ये बात है। और साथ में किस चीज के बराबर होगा, हम लिख लेते हैं इसको साथ साथ में, एओ इज इक्वल टू ओसी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, हाफ है ना इसका एसी का, साथ में DO इज इक्वल टू OB विच इज हाफ ऑफ BD या DB, जैसे भी आप लिखना चाहें। ये दो चीजें हमें इनसे कंक्लूजन मिला इस पूरी रोम्बस में से, ठीक है। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल AOB, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये जो आपका एंगल है वो तो 90 डिग्री का है, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB जो आपका AB स्क्वायर जो होगा वो आप देखो डिपेंड करता है, अब हमारे पास फॉर्मूले किस हिसाब से, हमारे जो राइट हैंड साइड में AB है तो हमें चाहिए था कि हम वो वाली ही ट्राइंगल लें। अगर हम कोई और ट्राइंगल लेते AOD ले लेते तो हमारे पास AB नहीं आता, तो सिंपल सी बात है, जो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वही चलना है, ठीक है। जो हमारे सॉरी फॉर्मूले जो आपके ऑप्शन, तो हमारे पास आ गया ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर। अब ओ बी स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हो स्क्वेयर, और ओ ए को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ए सी इसमें ही है, पूरी पूरी लाइंस में ही है, ए सी बी डी यही है ना इस साइड, तो उसमें हमें बनाना पड़ेगा वो चीजें। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमारे पास ए बी स्क्वेयर, तो अगर हम इस 4 को यहाँ ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4ab स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसमें करेक्ट है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हैव वैल्यू इज कॉल्ड। अब स्टैटिस्टिकल डाटा आपने मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ा होगा, तो मीडियन जो मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या बात बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, सिंपल सा था, एक नंबर का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शंस हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ये पॉसिबल है। tan थीटा की भी 1 होती है, इसकी भी ये वैल्यू 1 होती है, लेकिन सेकेंड थीटा की कभी भी वैल्यू 1/2 नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, क्योंकि 1/2 जो होती है cos थीटा की वैल्यू होती है किसी एंगल के ऊपर, तो सेकेंड की हमेशा इससे अपोजिट ही होगी, तो ऑब्वियसली 1/2 तो इसकी वैल्यू होगी नहीं, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है in if n a is equal to 4 and b is equal to 3 then number of relations from a to b, तो relations कितने होंगे a to b। सिंपल सी बात है, हम इसको करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इन a इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इन b विच इज इक्वल टू 2⁴ इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2⁴12। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है 41, सेकंड ऑप्शन है 31, थर्ड ऑप्शन है 21 एंड डी 11। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके और भी फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 3 है, एक 7 है, एक 21 है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2.4, 0.36 एंड 7.2। अब पॉइंट्स डेसिमल के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपने एक चीज करनी है कि इनके बाद के जो हैं वो इक्वल करने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, जितने प्लेसेस तक आपने लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 720। क्योंकि यहाँ के आपको एक बात मैंने अभी बता दी कि जब भी आप डेसिमल में एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल के बाद के प्लेसेस जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आप इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आपके पास फिर फाइनल टर्म बनती है। ठीक है, तो सबके नीचे जब आप एक 0 यहाँ लगा लोगे, यहाँ काउंट करोगे एक 0, तो 100 हो जाएगा सबसे नीचे, तो वो इसमें कट हो जाए, मतलब 100 हो गया, उसका मतलब है नहीं निकालने का, हमें जस्ट फिर एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁴4। ठीक है, तो इनमें कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है, एक तो 2⁴2 आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास 3, तो हमारे पास आ गया टोटल एचसीएफ इनका 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बताए थे कि मीन मोड मीडियन में, और अभी भी रिसेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि जिसमें आपकी मीडियन दी होती है, मीन दी होती है, एक तीसरी चीज आपको निकालनी होती है, इनकी इन तीनों में से एक चीज दी हो, दो चीजें दी होती है, तीसरी आपको निकालनी होती है। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। मोड जो होता है वो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, मोड की वैल्यू आती है इज इक्वल, मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन हमारे पास है 3 इंटू 3, मीन भी हमारे पास है वो भी 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। सिंपल सी बात है, अगर आपके फॉर्मूले याद होगा तो एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले पे भी ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल। एंड इसके अलावा कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो आप सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।